लेकिन बाजार पर लौटता है जहां क्लियरली आपको आज सुबह से एक तेजी का ट्रेड तो दिख रहा है, लेकिन सेक्टर्स थोड़े से आज अलग दिख रहे हैं। फार्मा स्पेस जहां अच्छी मूव थी और 2-3 दिन से लगातार थे, उसमें आज तेजी है। और मेटल्स जो एक टॉप सेक्टोरल भी दिख रहा था, 7 महीने के बाद की ऊंचाई पर था, वहां पर आज थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन मिड कैप स्पेस में अब भी अच्छी मूव बनी हुई है। 40,000 के मार्क को पहली बार मिड कैप स्पेस ने रीच किया और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आपको आज भी रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स, पूरा बैंकिंग स्पेस तो एक साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स तो प्रेशर ही माउंट कर रहे हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स और मेजरली मिड टियर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे बीओबी, कैनेडा, यूनियन बैंक, इन सब स्टॉक्स में अच्छी आपको मूव दिख रही है। और उसके चलते आप पीएसयू बैंक्स को, मिड कैप पीएसयू बैंक, छोटे मझोले बैंक्स को आज मूव पर देख भी रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में और पावर सेक्टर में, ऑयल एंड गैस में, वहां पर आपको अच्छी तेजी दिख रही है, वहां पर स्थिति उसी तरह की दिख रही है। लेकिन 19,500 के ऊपर 19,600 की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी पर लगातार बहुत ही, हालांकि छोटा दायरा है, लेकिन एक वॉलेटाइल मूव तो दिख रही है। सो बैंक्स की जब तक पार्टिसिपेशन साथ में नहीं आएगी, इंडेक्स के लिए भी रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगी मूवमेंट। डिम्पी और अभिषेक दोनों हमारे साथ दिल्ली से हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ अब इस वक्त पैनल पर टेक्निकल एनालिस्ट राजेश पालविया जुड़े हुए हैं और आदित्य अरोड़ा है, और साथ ही शाइना मुकद्दम है हमारे साथ बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेरी क्विकली एक व्यू पहले टेक्निकल ले लेते हैं बाजार पर। राजेश, गुड आफ्टरनून। इस वक्त आप बैंक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, शायद यही एक रिस्ट्रिक्शन भी दिख रही है, नहीं तो निफ्टी इस वक्त आप जिन गेन्स के साथ है उससे और ऊपर ही देखते। अभी क्या डायरेक्शन बन रही है? निफ्टी क्या ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के रिवाइवल के साइन होंगे? पीएसयू बैंक्स तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स जब तक नहीं आएंगे तब तक ये चाल रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगी। गुड आफ्टरनून जी। बिल्कुल, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि एक ही सेगमेंट उसमें पीएसयू बैंक ही एक मोमेंटम में, प्राइवेट बैंक्स आज एक साइडवेज कंसोलिडेशन और एक माइनर प्रॉफिट टेकिंग वहां पे देखने को मिली। बट निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम है, क्योंकि हम देखें वहां पे आईटी सेक्टर का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आज देखने को मिला है निफ्टी को सपोर्ट देने में। और बाकी दूसरे सेगमेंट तो ऑलरेडी मोमेंटम में है, जहां पे देखें मेटल एंड अदर सेक्टर्स आल्सो सपोर्टिंग निफ्टी। सो निफ्टी में जरूर आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है, कंफर्टेबली 19,500 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। जिस तरीके से सेटअप बने निफ्टी के, वहां पे लॉन्ग बिल्टअप के साइन देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो वहां पे अभी तक के डेटा के हिसाब से एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेड देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का भी बुलिश है। जो ड्यूरिंग द डे एक डिप देखने को मिला था, वहां से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखी, ऑलमोस्ट 44,600, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी फ्यूचर में। वहां से हमने डिप लेके एक अच्छा बाउंस दिया है। हमें लगता है कि यहाँ पे जैसे ही 44,850 के लेवल क्रॉस होंगे बैंक निफ्टी में, यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव प्ले आउट होते हुए दिख सकता है, और फर्दर फिर यहाँ से 45,000 की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। बट वहीं पे एक निफ्टी का व्यू देखें तो निफ्टी में 19,500 इंटैक्ट है। हमें लगता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है निफ्टी का 19,600-650 की तरफ आते हुए दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली एक स्ट्रेंथ प्ले आउट होते हुए दिख रही है, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो बाजार पर राजेश जी का ये व्यू। लेकिन निश्चित तौर पर 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार एक दायरे में, और दायरे में इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी से आज फिर से सपोर्ट बाजार को मिल नहीं रहा है। लेकिन करीब 50 मिनट के आसपास का समय रह गया है बाजार बंद होने में, तो एक बार समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं एक घंटे के लिए। राजेश जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बताइए, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे? खरीदना है या बेचना है, या फिर दोनों ही ट्रेड आपके पास है? तो अभिषेक जी, खरीदने के ही ट्रेड है, और हमें लगता है कि यहाँ पे इन्फो एज नौकरी पे यहाँ पे फोकस है। यहाँ पे काफी अच्छे बाइंग इंटरेस्ट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिला। आज ऑलमोस्ट स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा भी आज यहाँ पे पॉजिटिव बनते हुए दिखा है। हमें लगता है यहाँ पे नौकरी बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है जो आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए 4580 से लेके 4600 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से छोटी मोटी डिप में ऐड करें। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 4425 के आसपास होगा। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एनएमडीसी का।
स्टॉक में एक देखे तो एक सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे पिछले 3-4 वीक से बनते हुए दिखा। स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, और जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे हुए, हमें लगता है एनएमडीसी में ये मोमेंटम फर्दर एक्सेलरेट होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हमें लग रहा है 146 से लेकर 148 तक आते हुए दिख सकते हैं, तो करंट लेवल से यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 138 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है सीडीएसएल का। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे देखने को मिला। स्टॉक ने विद वॉल्यूम एक्शन आज 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि स्टॉक में अब जिस तरीके से करेक्टिव मूव के बाद यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेड आज बनते हुए दिखा, ये एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लग रहा है इसमें टारगेट जो आ सकते हैं 1280 से 1300 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1180 के आसपास। डिस्क्लेमर होगा, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट को पोजिशनल बेसिस पे रिकमेंड किया 1400 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे पोजिशनल व्यू में हम यहाँ पे 1400 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीडीएसएल में। कि सीडीएसएल में बड़े लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि शेयर ये 6% की तेजी के साथ ही कारोबार कर रहा है, लेकिन 1280 और 1300 रुपए ये आपके लिए इमीडिएट टारगेट ट्रेडिंग के लिहाज से। 1180 का स्टॉप लॉस, और 2 और शेयर इनके पास है। एनएमडीसी को खरीदना है, इसके अलावा नौकरी.com यानी कि इन्फोएज के शेयर में भी आपको तेजी की पोजीशन बनानी है। ये तीन शेयर और 3 के 3 बाय कॉल्स राजेश जी की तरफ से। आदित्य, आपके कौन से शेयर हैं? क्या आपके भी कुछ इस तरह से ट्रेड है कि एक बाय एक सेल, या फिर आपके भी तेजी खिलाड़ी हैं आज? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, मेरे सारे ट्रेड तेजी की तरफ है, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाजार में बड़ी तेजी होने वाली है। हालांकि इंडेक्स लेवल पे धीरे धीरे तेजी बन रही है, क्योंकि निफ्टी अभी एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे खड़ा है 19,500-600। तो एक बार वो लेवल क्रॉस हो जाएगा, वहां पे भी बड़ी तेजी बनेगी, और बैंकिंग में भी बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि लीडरशिप अभी लौट रही है फ्रॉम कोटक बैंक एंड अदर बैंक्स। तो मेरे दोनों ट्रेड तेजी की साइड ही है। पहला स्टॉक मैंने कंज्यूमर स्पेस से चुना है, वो है ABFRL। उसको बाय किया जा सकता है 226.50 पे। 210 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 250 से 270 का रहेगा टारगेट। बहुत टाइम से स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था, कंसोलिडेशन में था। आज पैटर्न्स के हिसाब से इसमें डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है, बड़ी तेजी की शुरुआत करने जा रहा है, तो इस पे बुलिश व्यू है। सेकंड स्टॉक नेटवर्क 18, इसमें बाय किया जा सकता है 75.25 में, और 67 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 90 से 100 का रहेगा टारगेट। और ABFRL में डिस्क्लेमर ये मैंने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग है आपका एबी फैशन। तो आज हम एक्चुअली में ना 12 बजे सुबह अपने कार्यक्रम में भी डिस्कस कर रहे थे। ये एक इंटरेस्टिंग प्ले है, आप इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आदित्य की कॉल है, अगर आदित्य नहीं बोलते तो मेरा अगला क्वेश्चन एबी कैपिटल्स पे ही था, एबी फैशंस पे था, जिसके बारे में अच्छा कि आपने आदित्य खुद ही बता दिया कि आपके ट्रेडिंग कॉल्स में शामिल है। अब 1-2 शेयर मेरे को जरा और पता करने हैं। मैं पहले एक जरा IEX पे एक फंडामेंटल कॉल ले लेता हूं, क्योंकि IEX को लेकर आज काफी चर्चा हुई है। अभी वो ट्रेड भी ठीक कर रहा है, आज उसने अपने गेन्स को गवाया भी नहीं, और करीब 0.25% ऊपर है। शायना मुकद्दम हमारे साथ है। शायना, आपने IEX के बारे में स्टडी किया हुआ है? ये कंपनी को आप रेट कैसे करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं 10 में से आप इसको मार्क्स दो, तो आप कितने दोगे? मैं उसको अभी एज ऑफ नाउ 7 के दूंगी। बेसिकली अगर आप बिजनेस की बात करें तो 10 का है, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है, और दूसरी बात वैल्यूएशंस ऑन द हायर साइड है, इसलिए मैं थोड़े मार्क्स कम कर रही हूँ। बट अगर आप देखो गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग इन द इंडियन मार्केट। और यहाँ पे जो अभी ट्रेडिंग का होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत कम है एज अ परसेंटेज टू ओवरऑल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस द ग्लोबल एवरेज। तो इस हिसाब से बिजनेस काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, बट आई थिंक कंपनी इज मूविंग अहेड इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स इनटू इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो अगर मैं खुद भी होल्ड करती हूँ, बट काफी टाइम से होल्ड करती हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा महंगा लगता है, बट एट द सेम टाइम मैं खुद कंटिन्यू टू होल्ड करूंगी, एंड आई रेकमेंड इवन इन्वेस्टर्स कैन ऐड इट होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, ठीक है, डन। आदित्य, मेरे को 1-2 शेयर आपसे पता करने हैं जो कि टेक्निकली इस समय काफी साउंड और काफी चल रहे हैं।
मैं काफी सारे शेयर आपसे पता करूंगा, लेकिन उसमें से एक शेयर है, उस शेयर का नाम है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। एक बार जरा दिखा सकते हैं आप स्क्रीन पर रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज को। ये शेयर थोड़ा चला हुआ है, बट अभी भी इसमें काफी दम है चलने का। आप इसका जरा चार्ट देखिए, और मेरे को लगता है 20 रुपए आपको एक झटके में और देने के इसके चांसेस हैं। एक बार आप इसको जरा देख के बताइए। ये टिपिकली ब्रेकआउट दिया हुआ 3 महीने में 50% का रिटर्न दिया हुआ शेयर है, लेकिन जो है उनको बने रहना चाहिए। 20 रुपए की गुंजाइश अभी और है। देखिए डिम्पी जी, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, बट मैं शॉर्ट टर्म में मानता हूं कि स्टॉक काफी रन अप कर गया है, इसमें अभी बारूद नहीं है और भागने का। तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी मैं कहूंगा इससे थोड़े वेट एंड वॉच करे, थोड़ा बुलिश पैटर्न बनने का इंतजार करे। अभी साइडवेज रहना चाहिए, थोड़ा साइडवेज पे रुकना चाहिए फॉर फ्रेश पैटर्न्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए कुछ बोरा बने हुए, आइए उनसे बात करते हैं। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून कुश, बताएं आज का ट्रेड क्या होगा आपका? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, आज का है नवीन फ्लोरिंग, बट बिफोर आई गो फर्दर ऑन दैट, कल हमने परसिस्टेंट का एक कॉल डिस्कस किया था 5800 का, जिसका पहला टारगेट 240 हमने डिस्कस किया था, उसी के करीब चल रहा है। तो किसी ने कल हमारा ऑप्शंस का चैंपियन सेगमेंट सुन के कॉल लिया हो तो मैं कहूंगा अब 220 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बने रहे। आज का कॉल नवीन फ्लोरिंग, हम सारे ही पूरे ही सेक्टर में अच्छा अपटिक देख रहे हैं। नवीन फ्लोरिंग तो यहाँ पे 4600 बाय करें, 60 to 170 की रेंज में ये स्टॉप होगा। ये होगा 120 का। यहाँ पे टारगेट जो है आप लेके चले 220 और 270 के टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से। जो आपका लॉस पोटेंशियल है वो है 7500 का, और जो मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल है वो है 15000 का, एज पर द गिवन टारगेट्स एंड द स्टॉप लॉसेस। ऑलराइट, तो नवीन फ्लोरिन पर आपकी ऑप्शन की कॉल होगी। एक 4600 की कॉल की स्ट्रैटेजी खरीदने के लिए 170 पर इस वक्त चल रही है कॉल, जिसे रेकमेंड कर रहे हैं कुछ। तो केमिकल स्पेस में जिस तरह का एक्शन बना हुआ है ऑप्शंस में, आपको यहाँ का ट्रेड प्रॉफिटेबल लगता है। शुक्रिया आपको ये स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, क्योंकि आज फार्मा स्टॉक्स फिर से आपको एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, और कुछ और स्टॉक्स जिनमें अच्छी मूव है, उसमें ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स का भी नाम है। कई सारे, लॉरस लैब, ग्लेनमार्क फार्मा, मिड कैप स्पेस में काफी अच्छे एक्शन में है फार्मा स्टॉक्स। ग्लेनमार्क फार्मा और लॉरस लैब दोनों में जिस तरह की अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है, क्या इसमें एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को आदित्य? देखिए फार्मा थोड़ा सा डिफेंसिव कैटेगरी का सेक्टर है, तो थोड़ा बाजार के साथ साथ उसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा कोरिलेटेड नहीं रहती। ऑल्दो मैं मानता हूँ कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बट पैटर्न्स अभी भी बुलिश है। तो लॉरस लैब को बाय किया जा सकता है 406 में, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 386 का, और टारगेट रहेगा 430 से 450। ठीक है, लॉरस के लिए ये आदित्य के टारगेट्स। लेकिन एक और शेयर राजेश जी, आप चूंकि माइंस और मिनरल्स वाली जो कंपनी है उस पर आप बुलिश लग रहे हैं, एनएमडीसी भी आपने खरीदने की सलाह दी है, लेकिन कोल इंडिया हम देख रहे हैं कि 4 दिन से क्या तूफानी तेजी है, और 263 का इसका जो रिसेंट हाई है अब धीरे धीरे उसके पास पहुंच गया है। कोल इंडिया में आपको लगता है कि अभी भी स्टीम बची है, यहां से भी इसको अगर हम बाय करते हैं, कोई ट्रेड अगर लेता है तो उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है ये? अभिषेक जी, थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टर्बेंस है, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पा रहा हूं जी। कोल इंडिया, राजेश जी, कोल इंडिया। ओके, सो कोल इंडिया में देखिए तो सर सारे पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है पिछले कुछ दिनों से, और कोल इंडिया का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। अगर हम देखें पिछले 2-3 वीक में स्टॉक ने एक लोअर साइड से बेस बना के एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे दिया है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। आज के मूव के बाद भी स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला, हमें लग रहा है कोल इंडिया का नेक्स्ट पड़ाव जो बन सकता है वो 270 की तरफ अब ये जाते हुए दिख रहा है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बना है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहना चाहिए, 250 के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। नेक्स्ट टारगेट 265 270 की तरफ इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकता है। ठीक है, कोल इंडिया पर ये व्यू। लेकिन आपसे जरा जानना चाहेंगे,
राजेश जी, एक और स्टॉक जरा बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेमंड में आज तेजी है, ब्रोकरेज रिपोर्ट वहां पर बहुत अच्छी आई है, 2600 के टारगेट आए हैं, लेकिन बॉम्बे डाइंग का भी शेयर आज चल रहा है और 155 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। बहुत तूफानी तेजी है बॉम्बे डाइंग के शेयर में आज है। रियल एस्टेट का भी प्ले है कहीं ना कहीं। ये बॉम्बे डाइंग आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं और ये तेजी क्या इंडिकेट कर रही है? तो बॉम्बे डाइंग में काफी अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे बने हैं और जिस तरीके के मोमेंटम है, स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे इसमें अप्रैल 2022 के वो लेवल को भी सरपास करते हुए देखने को मिला है। तो जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम पे बने हुए हैं, हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम यहाँ पे 170 की तरफ भी इस स्टॉक को लेके जा सकता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली है पिछले 2-3 वीक में और एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे होते हुए दिखा है। 170 के टारगेट के लिए होल्ड रखे पोजीशन को, स्टॉप लॉस रखे करीब 142 के आसपास। 142 के स्टॉप लॉस के साथ बॉम्बे डाइंग में तेजी के मौके बन सकते हैं। फिलहाल इसको होल्ड करने की सलाह है। लेकिन रेमंड का शेयर क्यों चल रहा है? आखिर ब्रोकरेज हाउसेज इस पर क्यों बुलिश हैं? क्यों 2600 रुपए के टारगेट निकल के आ रहे हैं? ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 10-11% ये शेयर ऊपर है इस रिपोर्ट के दम पर। बताइए, इतना क्या खास है रिपोर्ट में जो शेयर इतना भाग रहा है? जी हां, आज रेमंड पर फोकस रहेगा। 2 इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया है कवरेज और 2600 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि कंपनी एक नेट कैश कंपनी है और कंपनी अपने 2 वर्टिकल सेपरेटली लिस्ट करने वाली है, लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट। 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये सेपरेटली लिस्ट हो जाएंगे, जो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। ग्रोथ फैक्टर्स विजिबल है, अक्रॉस बिजनेसेस ग्रोथ देखने को मिल सकता है। उनका मानना है कि 13% रेवेन्यू ग्रोथ और 24% अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल सकता है CAGR बेसिस पर 23 से 26 के पीरियड में। मोतीलाल ओसवाल ने भी इनिशिएट किया है कवरेज, 2600 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि डीमर्जर और प्रमोटर कैपिटल इन्फ्यूजन एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। वैल्यूएशंस भी काफी कंफर्टेबल लेवल्स पर है और अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते इनिशिएटिंग कवरेज है, खरीदारी की राय दी है और 2600 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। ठीक है, तो रेमंड्स पे आपको रिसर्च भी पता लग गई, रेमंड के शेयर के बारे में भी हमने पता कर लिया। कुछ और स्टॉक्स पे आगे बढ़ते हैं। आदित्य, एक बार जरा आप चेक करेंगे सन फार्मा, काफी दिनों के बाद मेरी शीट पे वो शेयर वापस से दिखने लगा है, कुछ खरीदारी हो रही है क्या? सन फार्मा एक बार जरा चेक कीजिए। तो सन फार्मा का शेयर मिल गया आपको, चार्ट मिला? इसका पैटर्न बिल्कुल ग्लेनमार्क की तरह ही है। तो फार्मा इंडेक्स में आपको नीचे के लेवल से अच्छा बाइंग दिख रहा है, एक्यूमुलेशन दिख रहा है। तो सन फार्मा को भी बाय किया जा सकता है 113 में और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1100 का और टारगेट रहेगा इसमें 1160 से 1200 का। ठीक है, 1160 इसका पुराना रेजिस्टेंस है, वहां तक ये पहुंच सकता है, यानी कि 30 रुपए की गुंजाइश और है। एक बार उस रेजिस्टेंस को पार करेगा तो फिर 1200 के यानी कि नई जर्नी की तरफ भी ये शेयर आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। सन फार्मा के चार्ट पे ध्यान रखिएगा। अमूमन क्लोजिंग के समय सन फार्मा में अगर इस तरह का वॉल्यूम आ जाए और प्राइस एक्शन दिख जाए जो कि अपनी पुरानी कैंडल्स को ईट कर रहा है, जिसको हम एनगल्फिंग कहते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग चीज होती है किसी भी चार्ट पे देखने के लिए। खैर, 1-2 शेयर और भी है मेरे पास जो पता किए जा सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट, राजेश सर इसको BTST करें क्या, या फिर ये 1 डे एपिसोड है, आज चला है 4-5%? डिप्पी जी, हमें लगता है कि ये मोमेंटम इस बार एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट में बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से आज मोमेंटम बना है ये स्टॉक में, हमें लगता है यहाँ पे अभी स्टॉक 270-72 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 300 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो वीकली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो स्टॉक में एक वी शेप रिकवरी होकर अभी अपने ब्रेकआउट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। यहाँ पे 300 की अपसाइड बहुत जल्द आते हुए दिख सकती है। 270 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। ओके, ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अपना जो बाजार में डिफरेंट पॉकेट्स काम कर रही हैं, हम देख रहे हैं शुगर स्पेस तो काम कर ही रहा है, साथ ही इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ जो कंपनीज काम करती है उसमें कैपिटल गुड्स जैसे नेम, जो कैपिटल गुड्स नेम भी है पर एट द सेम टाइम इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी बड़े लेवल पर काम करता है। और प्राज इंडस्ट्री जैसे काउंटर की हम बात कर रहे हैं जहां पर अच्छी खासी एक रेंज बाउंड मूवमेंट ओवर द मंथ्स रही है, लेकिन अब आज 5.5% की मूव याब बनी हुई है। एक बार प्राज इंडस्ट्रीज के चार्ट को लेकर आते हैं। अंडर परफॉर्मर रही है, इसमें अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले कई महीनों से। अब लेकिन क्या ये जो आज मूव दिखा रहा है और पिछले कुछ दिनों से मूवमेंट में आया है, क्या यहां पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए? राजेश से समझते हैं। राजेश, प्राज इंडस्ट्रीज अब एक महीने में देखिए 22% चढ़ गया, हालांकि पिछले कितने महीनों से आप देखें तो ये एक अच्छा खासा अंडर परफॉर्मर रहा है। शुगर का तो ट्रिगर है ही, हमेशा से इसमें ये ट्रिगर भी था क्योंकि कैपिटल गुड्स कंपनी है, लेकिन जिस तरह से इथेनॉल ब्लेंडिंग पे इतना जोर है और ये धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, उस वजह से भी एक कंपनी हमेशा पसंद की जाती थी, लेकिन स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आनी बाकी थी। अभी आप चार्ट्स पर कितनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं? क्या ये कंटिन्यूड रहेगी मूवमेंट? तो प्राज में और प्राज इंडस्ट्री में देखें तो एक सफल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है और स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 3-4 महीनों में देखने को मिले और इथेनॉल स्टोरी का जो बूस्ट ये स्टॉक में मिला है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ बने हैं और स्टॉक में देखें तो एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिली। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है लॉन्ग टर्म में 650-700 की तरफ भी है, आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अगर छोटी मोटी डिप मिलती है टुवर्ड्स 505-510 तो वो एक अच्छा लेवल होगा वापस बाय करने के लिए। डाउन साइड में यहाँ पे 495 के स्टॉप लॉस रखे और ट्रेडिंग के टारगेट हमें लग रहा है 560 से लेके 570 तक आते हुए दिखेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अगर जिसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय रखना है तो ये स्टॉक बिल्कुल एक एप्रोप्रिएट स्टॉक है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए और यहाँ पे हमें लग रहा है 650-700 तक की अपसाइड भी इसमें आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। अब स्टॉक में एक जो मूवमेंट शुरू हुई है एक महीने से वो अब आपको जारी होती हुई दिखती है, ठीक है, तो इसे रडार पर जरूर रखें। लेकिन केमिकल स्टॉक्स, और हम देखते रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों से केमिकल स्टॉक्स में अच्छी मूव है, हम भी काफी समय से केमिकल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। एक बार शाइना से समझते हैं। शाइना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब रिकवरी की बात कर रही है H2 से, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से विजिबिलिटी बेटर दिखती है उनको, ऐसे में ये स्टॉक थोड़ा सा चलना भी शुरू हो गया है, लेकिन आपकी प्रेफर्ड बेट्स कौन सी होंगी इस स्पेस से? Well, I think chemical stocks as of now out of favor है क्योंकि एक तो उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी हाई है, उनके नंबर्स भी काफी अंडर परफॉर्म किए थे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो अभी मेरे हिसाब से केमिकल स्टॉक से थोड़ा बहुत दूर रहना चाहिए। ये सेक्टर में आई थिंक वेट फॉर अ कपल ऑफ क्वार्टर्स एंड देन रीलुक कीजिए। अभी आई वुड नॉट बी बाइंग एनी केमिकल स्टॉक्स एज ऑफ नाउ। फ्लैटली ठीक है, दीपक नाइट्राइट पर ये भी। लेकिन आदित्य, हम देख रहे हैं कि आज जो QSR वाली कंपनियां हैं वहां पर बहुत अच्छी बज़ है और जुबिलेंट फूड के शेयर की तो डिब्बे भी चर्चा कर रहे थे सुबह, लेकिन हम देख रहे हैं कि जुबिलेंट फूड के अलावा देवयानी इंटरनेशनल में करीब करीब 9 से 10% के आसपास की तेजी है। देवयानी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस स्पेस में रह रहे कि एक बड़ी वाली तेजी आदित्य बन रही है और अगर हम महीने भर की बात करें तो 15-20% ये शेयर चला हुआ है। क्या देवयानी में भी और गुंजाइश है ट्रेड के लिए भी? क्या ठीक है या फिर पोजिशनल व्यू लेकर इसमें आप बाइंग करने की सलाह देंगे? बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत अच्छी पिक आपने ढूंढी है। देवयानी इंटरनेशनल चार्ट पैटर्न देखे तो सुपर ब्रेकआउट है इस पे, तो इसको बिल्कुल बाय किया जा सकता है 217.50 के भाव से और 195 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा इसमें 240 से लेकर 280 का। ठीक है, 240 से 280, क्या बात है। 270 रुपए पर शेयर ये ट्रेड कर रहा है, 240 और उसके बाद 280 की तरफ ये शेयर उड़ान भरता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन ऑटो इंसुलेटर स्पेस जिसमें कि लगातार एक्शन है और हम देख रहे हैं कि अगर आप मिड कैप स्पेस देखोगे, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स ये लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। 40,000 का मिड कैप, निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स हो गया है। प्रिसीजन कैम्पशाफ्ट एक शेयर है जहां पर आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी इसमें दिख रही है। ये भी इस वक्त करीब 10-12% ऊपर ये चला गया। शुरुआत शांत हुई थी लेकिन जैसे जैसे सत्र बीता है वैसे वैसे इसने रफ्तार पकड़ी है
और राजीव जी पिछले दिनों भी देख रहे थे कि इस कैटेगरी के जो शेयर थे वो चल रहे थे, आज प्रिसिजन कैमशाफ्ट में बढ़िया तेजी है। आप क्या सलाह देंगे अगर किसी के पास मान लीजिए शेयर हो अगर थोड़े से निचले भाव पर, क्या प्रॉफिट बुकिंग कर ले या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके अभी इसमें बना रहे वो? देखिए बहुत काफी बड़े मूव यहाँ पे देखने को मिले हैं स्टॉक में। अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो 3-4 दिनों से स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, वापस यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए देखने को मिला है। अगर मंथली सेटअप पे भी देखें तो 6-7th मंथ है जहाँ पे स्टॉक एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ही ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि इसके जो नेक्स्ट पड़ाव बनते हुए दिख सकते हैं वो करीब होना चाहिए 330-340 की तरफ। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। हायर साइड पे स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे 330 के टारगेट काफी जल्द आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस अब करंट लेवल से जो रखना होगा करीब होगा 278 के आसपास। ओके ठीक है। इस बीच हमारे एक सेगमेंट और है हमारा खबर गर्म है, उसके अंदर हम कुछ जो डीलर बज होते हैं वो आपके सामने लेके आते हैं, लेकिन इसमें एक राइडर आपको बता दें कि अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के और अच्छे से उसको चेक करने के बाद ही आप सौदे लिया कीजिएगा। लेकिन जो डीलर बज होती है वो हर दिन आप तक पहुंचाते हैं शरद। आज भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। बताएं शरद। फोकस में रहने वाला दिव्यानी इंटरनेशनल, यहाँ पे जो है हमारी डीलर से बात हो रही तो वो कह रहे हैं कि कुछ डीआई जो हैं आज जो है एक्विजिशन किए हैं और याद रखिए स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे बावजूद जो है यहाँ पे जो है आपको इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 14 टाइम्स उनके 20 दिन के एवरेज पे आई है और याद रखिए बाकी सारे QSR कंपनीज भी काउंटर्स में जो है एटलीस्ट HNI बाइंग तो देखने मिल रही है। ऑफकोर्स आगे जाते हुए जो एंटिसिपेशन आ रही है फेस्टिव सीजन को, उसको लेके जो है बाजार में जो है एक टाइप की तेजी का मोमेंटम QSR स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। लेकिन दिव्यानी इंटरनेशनल पे फोकस करें तो यहाँ पे जो आगे जाते हुए जो स्ट्रॉन्ग स्टोर की जो गाइडेंस है स्टोर बढ़ाने की, वो लगभग 275 से लेकर 300 स्टोर बढ़ाने वाले हैं इस वित्त साल में। और जो SSG ग्रोथ होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, वो भी जो है रिकवर करने वाली है एटलीस्ट सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में ऑफकोर्स श्रावण का भी एक इम्पैक्ट देखने मिला था। ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन में जो है थोड़ी सी मॉडरेशन आई है, स्पेशली जो चीज़ प्राइजेज होती है उसको लेके, जहाँ पे उनकी पिज़्ज़ा हट ब्रांड को कैटर करती है। और इसके अलावा जो है रॉ मटेरियल प्राइस जो KFC के ब्रांड के लिए वो लार्जली अभी भी स्टेबलाइज्ड हैं। तो ऑफकोर्स आप कह सकते हैं फेस्टिव सीजन का डिमांड और रॉ मटेरियल कॉस्ट की स्टेबलाइज की जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है फंडामेंटली देखने मिल रही है। ओके ठीक है, थोड़ी देर पहले हम दिव्यानी पे चर्चा भी कर रहे थे, अब आपके पास खबर भी आ गई है। ऑलरेडी टेक आपको एक्सपर्ट ने दे भी दिया, आपको कैसे इसमें सौदा बनाना है आप खुद से समझदार है, आप देख भी सकते हैं। आज शेयर करीब 9% ऊपर है। एक शेयर और है जो मेरी लिस्ट में अभी जब बजिंग स्टॉक्स नीचे चल रहे थे ना उसमें से दिखा और उसके बाद मैंने इसका चार्ट ड्रॉ करके देखा, वो है तानला प्लेटफॉर्म्स। आदित्य एक बार आप चेक कीजिए, और आप ना इसका कोई बहुत पुराना चार्ट मत देखना, नहीं तो आपसे बोला ही नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, आपसे बोला ही नहीं जाएगा। आप सिर्फ जनवरी 21 से लेकर सितंबर 2023 का यानी कि अब तक का चार्ट देखिएगा। आप इसमें देखेंगे कि ऐसे बेस पे वापस आके पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, जो इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है 1000 से लेके क्लियर कर देता हूं 1000 से लेके 1030 के बीच में। ये वहीं आके आज फिर से थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहा है। इस बेस की रिस्पेक्ट करेगा या फिर चला जाएगा सर नीचे, और ये नीचे कहीं भी चला जाएगा 850 पे। देखिए मैं इसको एक रिट्रेसमेंट ट्रेड कहूंगा कि बाजार में इसमें गिरावट आई तो रिट्रेस कर रहा है। बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर शायद नहीं हो, पर जो गिरावट है वो थोड़ी सी रिट्रेस हो जाए तो उस हिसाब से इस ट्रेड को लिया जा सकता है। 1021 पे बाय किया जा सकता है और 950 का लगाना है स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 1100 से 1130 का। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई तानला की, लेकिन वर्ल्ड कप फैंस के लिए तो आज ऑफ कोर्स एक बड़ा डिलाइट आया है। तो अभिषेक आप तो बहुत कीनली क्रिकेट को कवर भी करता है, इसमें कुछ मिस भी है जो ये टीम अनाउंस हुई है, और कई लोग तो पहली बार खेल रहे हैं वर्ल्ड कप। कैसी ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको? बिल्कुल प्रियंका, करीब 5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका पहला ये वर्ल्ड कप होगा, और हम ये कह सकते हैं कि इस टीम में ना बहुत सरप्राइजेस BCCI की तरफ से नहीं आए हैं। जो उम्मीद करके चला जा रहा था, और रोहित शर्मा ये पहले कह चुके थे कि
टॉप 3 तक सॉर्टेड है। ओपनिंग शुभमन गिल और रोहित शर्मा करेंगे, उसके बाद विराट कोहली आएंगे। 4 और 5 को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि अच्छा वहां पर कौन आएगा, तो वहां पर एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। श्रेयस अय्यर जिनका कि फॉर्म ओडीआई का बहुत अच्छा रहा है, उनका आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, एवरेज निकाल के देखिए, स्ट्राइक रेट निकाल के देखिए, बहुत अच्छा वहां पर एवरेज उन्होंने जनरेट किया है, तो उनकी जगह बनती थी। सूर्य कुमार यादव थोड़े से संशय में रहे होंगे चयनकर्ता कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि हाल फिलहाल जो अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो इनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं था। सूर्य कुमार यादव एक सरप्राइज एलिमेंट आप कह सकती हैं, लेकिन बहुत लोगों को सरप्राइज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव एक इंपैक्ट प्लेयर हैं, और जब वर्ल्ड कप जैसे आप बड़े टूर्नामेंट पे जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा इंपैक्ट प्लेयर हो जो आपको क्योंकि जब आपके लास्ट के 10-15 ओवर बच जाए तो ऐसा प्लेयर हो जो मैच को निकाल के ले जाने की क्षमता रखता हो। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर जरूर युजवेंद्र चहल के जो फैंस होंगे थोड़े से निराश होंगे, आर अश्विन के फैंस थोड़े से निराश होंगे, उनकी जगह नहीं बनी, लेकिन कहने के वहां पर भी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई कि एक रिस्ट स्पिनर हो और एक फिंगर स्पिनर हो, तो वहां पर कुलदीप यादव बाजी मार ले गए। और अगर बैटिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा प्रदर्शन अच्छा रहा है, हमने देखेंगे अगर ईशान किशन ने भी अपनी वहां पर जगह बरकरार रखी है, लेकिन अक्षर पटेल स्पिन के साथ साथ उन्होंने अपनी बैटिंग बहुत इंप्रूव की है, तो उनको चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय जो टीम घोषित की गई है उसमें जगह देने की कोशिश जगह दी है। बाकी के कोई भी सरप्राइजेज ऐसे नहीं है, कोई भी ऐसा आपको चौंकाने वाला नाम नहीं दिखेगा कि अच्छा इनका नाम क्यों नहीं है, और ऐसा भी कोई नाम नहीं है जो आपको देखे हुए कि अच्छा इनका नाम क्यों नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज ये फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट संभालेंगे। शार्दुल ठाकुर एज अ कह सकते हैं कि ऑलराउंडर टीम में अपनी जगह बना के रखे हैं, विकेट निकाल के ले जाते हैं, तो एक बढ़िया एक बैलेंस टीम है। और उम्मीद करेंगे कि अब यहां से 1 महीने का ही वक्त रह गया है, उम्मीद करेंगे कि ये टीम जाके वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करे और वर्ल्ड कप हमारे लिए जीते भी। ये तो हम सब दुआ करेंगे। ऑफ कोर्स क्रिकेट फैन और भारतीय तो वैसे ही क्रिकेट के लिए उनके दिल में अलग ही प्रेम बसता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स और बीटीएसटी आइडियाज भी ले लेते हैं कि बाजार में आज जिस तरह की तेजी जिन पर्टिकुलर सेक्टर्स में है वो कितनी सस्टेन है, क्योंकि बाजार आज थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में है, इसलिए आपको फार्मा स्टॉक्स में एक एक्शन देखने को मिल रहा है। हल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको मेटल जैसे काउंटर्स में दिख रही है, आईटी थोड़े लगाट में है, प्राइवेट बैंक लगाट में है, लेकिन ऐसे में जिन स्पेसेस में ऑलरेडी मूव अच्छी बनी हुई है, एनर्जी हो, पावर हो, ऑयल एंड गैस हो, उन स्पेसेस को क्या अब भी यहां से राइड करना चाहिए? आदित्य, और कोल इंडिया जैसे काउंटर जो लगातार पिछले 2-3 दिन से चल रहे हैं, इनमें अच्छी मूव दिख रही है, क्या ये भी यहां से फर्दर बीटीएसटी ट्रेड्स हैं? अब भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है, आई मीन टू से। बिल्कुल बिल्कुल इनको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अभी आप पेट्रोनेट का चार्ट देखें तो काफी बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं, तो पेट्रोनेट को बाय किया जा सकता है 229.35 में, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 220 का, और टारगेट रहेगा इसमें 230 से 250 का। शायद जिस तरह के क्यूएसआर स्पेस में अच्छी मूव है, और क्योंकि आगे बड़े बड़े मेगा इवेंट्स होने हैं, क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं, और इन वजह से भी खैर इन स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना रहता है, लेकिन मोमेंटम क्या सस्टेन करेगा? जुबिलेंट फूड तो कल से चल रहा था, आज दिव्यानी ने भी सफायर फूड, दिव्यानी इस पूरे इस पैक को और अग्रेसिव किया है। क्या ये सारे मूव्स, ये स्टॉक्स अभी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है, राइड करना चाहिए इन्हें, या फिर कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें? Rajesh, can you hear me? Rajesh, please unmute yourself. इस तरीके से इस सेगमेंट में हमें लगता है कि फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। यहाँ पे जुबिलेंट फूड में काफी इंकरेजिंग प्राइस एक्शन आज देखने को मिली स्टॉक में। जिस तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, हमें लगता है क्लियरली जुबिलेंट फूड यहाँ से फर्दर तेजी का एक्सटेंड करते हुए दिखेगा, और नेक्स्ट टारगेट इसके 550 की तरफ आते हुए दिखेंगे। तो काफी बड़े अंतराल के बाद एक लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम तो एक्सटेंड होगा। वहीं हमें लगता है देवयानी भी आज एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है, तो ये पूरी स्पेस हमें लग रहा है कि फर्दर तेजी को एक्सटेंड करेगी, और यहाँ पे भी पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। कुछ और स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश करते हैं जहां पे थोड़ा बहुत मोमेंटम है। एक डेरिवेटिव का स्टॉक और पकड़ते हैं, टाइटन। एक बार आप चेक करेंगे टाइटन, आदित्य। टाइटन स्टॉक ठीक है, बीटीएसटी करा जा सकता है, पोजिशनली भी रखा जा सकता है।
डिम्पी जी, टाइटन का जो पैटर्न्स बन रहे हैं उस हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा टॉपिश फेज में चला गया है फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टेज दोनों के हिसाब से, तो इसमें मैं तेजी का ट्रेड अभी अवॉइड करूंगा। ठीक है, आप इसमें ट्रेडिंग अवॉइड कर लीजिए बिल्कुल। एक शेयर फिर मैं आपसे और पता करता हूं, आप जरा एक शेयर देखो, MSTC लिमिटेड के नाम से कंपनी है, MSTC, बस स्क्रीन पे दिखा सकते हैं अगर आपके पास चार्ट से होगा तो। MSTC, इसके अंदर कोई बज है क्या? इसके अंदर कोई ट्रेड लिया जा सकता है? स्ट्रेंथ लैकिंग है तो हम वेट करेंगे अभी एज ऑफ नाउ ऑन द साइडलाइंस, तो अभी अवॉइड है ये भी स्टॉक। ठीक है, MSTC को हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आज एक रेंज बाउंड ही इसमें ट्रेड देखने को हमें मिला है, लेकिन कुछ शॉर्ट वाले अगर हम स्टॉक्स की बात कर लें, आज हम देख रहे हैं कि राजेश जी REC पर प्रेशर है, लगातार तेजी पावर स्टॉक्स में देखी है, REC हो PFC हो, बिल्कुल ये साथ साथ चले हैं और ऊपरी स्तरों पर जाके अब कहीं न कहीं एक कंसोलिडेशन के संकेत दे रहे हैं। REC जिनके पास नीचे के भाव पर हो वो क्या करें, क्या यहां से निकल लें या फिर कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद ये फिर से मोमेंटम दिखाएगा? कैसा लग रहा है चार्ट इसका आपको? अभिषेक जी देखिए, स्टॉक का ट्रेंड तो बुलिश है। यस, पिछले 2-3 हफ्तों से स्टॉक एक हायर साइड पे जरूर सप्लाई प्रेशर यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर हमें लगता है जब तक ये स्टॉक बना हुआ है 230 के ऊपर, जब तक इसका ट्रेंड इंटैक्ट ही रहेगा बुलिश साइड में, अगर ये 230 के लेवल को डाउन साइड में तोड़ता है तो ही हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर पोजीशन अनवाइंड होते हुए दिखेगी या यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो अभी जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग साइड के, उन्हें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा करीब 230 के आसपास। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 245 टू 49 ये एक सप्लाई जोन है, जैसे ही ये लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक का ट्रेंड वापस से रिज्यूम होते हुए भी दिख सकता है। देन यहाँ पे फिर नेक्स्ट टारगेट 270 की तरफ भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अभी होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा 232 के आसपास। स्टॉप लॉस के लिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्पाइसजेट के शेयर में करीब करीब 7% के आसपास की तेजी है और ये तेजी काफी दिनों बाद इस तरह की हम देख रहे हैं स्पाइसजेट के शेयर में। शाना में खबर यह आई है कि जो इनके लेसर्स हैं, जो इनको लीज पर विमान अपने देते हैं किराए पर, अब चूंकि उनके बकाये थे और बकाये के बदले में इन्होंने अपनी कुछ इक्विटी उनको दी है कंपनी में। आप ये बताइए कि इसको लेके क्या उत्साहित होना चाहिए क्या? क्योंकि स्पाइसजेट हम देख रहे हैं कि हर पैरामीटर पर इन्होंने अपने कहीं ना कहीं मार्केट शेयर भी गंवाया है, तकनीकी दिक्कतों से ये कंपनी जूझती रही है, डीजीसी के रडार पर रही है। आपको लगता है कि स्टॉक प्राइस में कुछ खास रिवाइवल यहां से होगा? देखिए, ये ट्रेडिंग के लिए ठीक है न्यूज बेस्ड, बट आई थिंक फंडामेंटली अवॉइड करना चाहिए ये स्टॉक को, क्योंकि उनका काफी प्रॉब्लम्स विल कंटिन्यू बिकॉज ऑफ हाई डेट और काफी इश्यूज चल रहे हैं कंपनी में। दूसरी बात, आई थिंक द क्रूड ऑयल प्राइसेस, ETF प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो ये सेक्टर को अगर आप लेना है तो आई थिंक जो टॉप परफॉर्मर है उसी लेना है। आई डोंट थिंक ट्रेडिंग करना चाहिए, गेट इनटू सच स्टॉक्स। आज बैटरी स्टॉक्स एक साइड में तो हम मूव देख ही रहे थे पिछले कई दिनों से। आज अमर राजा बैटरीज में भी अच्छी खासी मूव है, 4% की मूव यहां पर है। बैटरी स्टॉक्स पर इस वक्त किस तरह का रुझान दिख रहा है चार्ट्स पर राजेश? तो बैटरी स्टॉक देखें तो अमरा राजा बैटरी जो कि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, वहां पे भी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बनते हुए दिखी है। हालांकि एक्साइड का सेटअप देखें तो एक्साइड तो एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। अगर वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। तो एक्साइड का तो स्ट्रक्चर ओवरऑल हमें पसंद ही है और यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो करीब होंगे 258 के, तो इसमें छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें। जैसे ही स्टॉक में 274 के लेवल क्रॉस होंगे, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 290 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। अमरा राजा बैटरी में भी देखें तो पिछले 4-5 वीक से एक नेरो प्राइस रेंज में कंसोलिडेशन था और आज एक ब्रेकआउट अच्छा प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे अमरा राजा बैटरी में हुए हैं, हमें लगता है कि अभी ये स्टॉक में 615 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए और पोजिशनली टारगेट हमें लगता है कि इसमें जो आ सकते हैं करीब 690-720 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। तो छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें 615 का स्टॉप लॉस से।
ये एक बैटरी वाले स्टॉक्स पे भी आपको रिकमेंडेशन मिली। थोड़ी देर पहले हमने 2-3 स्टॉक्स पता किए थे आदित्य से। आदित्य ने बैक टू बैक हमारे स्टॉक्स गिरा दिए। आदित्य, आज हम अच्छे शेयर नहीं दे पा रहे क्या आपको? भी आपने कोई अच्छा स्टॉक बताया था जिसपे मैंने हामी भरी थी, पर अभी आप 2-3 और लेके आइए तो शायद उस पे मेरी हाँ होगा। तो लो फिर लो। आपने बोला है ना, तो मैंने शेयर तैयार कर लिया आपके लिए। मैंने अलग से 5 मिनट डेडिकेटेड लिए और शेयर ढूंढ के रखे हैं। चेक करो आप नोसिल का शेयर, ये मैं दे सकता हूं, आप गिराओगे नहीं इस शेयर को मेरे। नोसिल, NOCIL सर, जरा चेक कीजिए आप। ये आपने जबरदस्त स्टॉक ढूंढा है, इसको बिल्कुल बाय किया जा सकता है 239 में, और 220 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 260 से 280। ठीक है, फिर आप एक शेयर और बैक टू बैक चेक करो, वो है सन फार्मा एडवांस रिसर्च के नाम से, स्पार्क है उस शेयर का नाम। आप इसको भी चेक करो। ये भी मेरे को लगता है कि ये आपसे गिरेगा नहीं, हालांकि ये रेजिस्टेंस पे, लेकिन उसको पार कर रहा है अच्छे से। यस, इसको भी बाय कर सकते हैं 261 में। 250 का रहेगा स्टॉप लॉस और 270 से 290 का रहेगा टारगेट। अब दोनों शेयर हमने ठीक बताए। अब आप, हमारा कोई शेयर गिरा नहीं है आज का। ठीक है, अब तो दोनों शेयर। डिम्पी जी, मुझे लग रहा है आपने अच्छे स्टॉक एकदम एंड के लिए छुपा के रखे थे, पिटारे में से आपने निकाले। ओके, ठीक। पहले एक्चुअली मैं सीधे शेयर आपसे पूछ रहा था, लेकिन मेरे को लगा आप हमारे शेयर बैक टू बैक गिरा रहे हो। तो आपने रामायण देखी होगी, उसमें ना युद्ध चलता रहता है, तो तीर छूटते हैं एक दूसरे की तरफ से, तो कईयों का तीर बुझ जाता था, तो सामने वाला फिर से एक मंत्र ऐसे तपस्या करता था, फिर से एक तीर लेके आता था, फिर ऐसे छोड़ता था। तो कुछ ऐसे ही मैंने ऐसे तपस्या करके ऐसे शेयर निकाले ताकि कम से कम हमारे शेयर बुझे नहीं। ठीक है ना आदित्य जी? आपने एंड में एकदम ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया अभी तो। चलिए ठीक है, अब बस मेरे को एक शेयर और लेना राजेश सर से, मेरे शेयर फिर कंप्लीट हो जाएंगे। वो शेयर है गेल का। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि इनके एक अधिकारी 50 लाख बकायदा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, लेकिन शेयर पे कोई इंपैक्ट आया नहीं। ये 117 का ब्रेकआउट दिया हुआ शेयर 123 पे है सर। खबर का इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन चलना थोड़ा रुक रहा है। राजेश सर, ये स्लो मूवर तो है, ये तो हम सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये रुक के वापस 117 तो नहीं आ जाएगा, बस मेरी चिंता यही है। देखिए, काफी मुश्किल से स्टॉक में अगर देखें तो मोमेंटम बनते हुए दिखा है, और अभी वापस नेगेटिव न्यूज के चलते जरूर थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर भी देखने को मिला है पिछले कुछ मिनटों में। बट हमें लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे जिस तरीके के ब्रेकआउट बने हैं स्टॉक में, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बना के उसका ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी होते हुए दिखा है। और अगर हम देखें मंथली सेटअप पे भी यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बिल्कुल बनते हुए दिख रही है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा स्टॉक में, यहाँ पे 118 ये स्टॉप लॉस होगा, पोजीशन होल्ड रखी जा सकती है। जिस तरीके के ब्रेकआउट है, हमें लगता है इसका जो टारगेट, पेंडिंग टारगेट है पैटर्न के हिसाब से, वो आना चाहिए 135 की तरफ। ठीक है, गेल 135 तक का सफर करता हुआ आपको दिखाई देगा। एक बार बाजार पर नजर डालते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हल्की सी रिकवरी जरूर अटेम्प्ट हुई है, और वो रिकवरी आई है निफ्टी बैंक के दम पर। अब 50 अंकों के आसपास की नरमी रह गई है निफ्टी बैंक में। 44,500 के ऊपर है निफ्टी बैंक। अगर निफ्टी की बात करें तो 44-45 अंकों के आसपास की तेजी है, बिल्कुल एक रेंज में ही है। वो रेंज आज टूट नहीं रही है। 0.25% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं कि निफ्टी में है। सेंसेक्स में भी बिल्कुल उतनी ही तेजी 0.25% के आसपास की है। लेकिन इवेंट्स बहुत ही बाजार में जो बाजार को इंपैक्ट कर रहे हैं, और कल कहां पर फोकस होगा, क्योंकि G20 की बैठक तो ऑलरेडी चल रही है एक तरफ, वो एक अलग इवेंट है, लेकिन बाजार के लिए कौन सी इवेंट बहुत प्रमुख है, बताने के लिए आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज की बात करते हैं। काफी सारे मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट्स हैं जिसके चलते ग्लोबली मार्केट्स पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रेड बैलेंस और कंपोजिट पीएमआई का डेटा आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा यूरोजोन से रिटेल सेल्स का डेटा आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते यूरोपियन मार्केट पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। घरेलू बाजार में भी काफी सारे क्यूज होंगे। सबसे पहले अर्निंग्स की बात करते हैं। कॉनकॉर्ड बायोटेक जो हाल ही में लिस्ट हुआ था, उसके फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट तिमाही के नतीजे आते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते स्टॉक पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जेटीएल इंडस्ट्रीज ने बोनस इश्यू किया था, अनाउंस किया था कुछ समय पहले। उसके लिए एलिजिबल होने के लिए कल शेयर्स खरीदने का लास्ट डे रहेगा, तो इस पर भी अपनी नजर रखें।
एजीएम्स की बात करें तो कई सारी एजीएम्स है कल। आरईसी, सीएमएस, इन्फो सिस्टम्स और टानला प्लेटफॉर्म्स जैसी कुछ कंपनीज है। एजीएम से कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते इन स्टॉक्स पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। आईपीओ मार्केट आज भी हमने एक लिस्टिंग देखा, कल भी आईपीओ मार्केट में एक्शन देखने को मिलेगा। रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग का आईपीओ कल क्लोज होगा सब्सक्रिप्शन के लिए, और इसके अलावा जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स का आईपीओ कल खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। इसी के चलते इन दोनों आईपीओ मार्केट के स्टॉक्स पर भी नजर रखें। ठीक है, तो आईपीओ मार्केट में बाहर है, लगातार हम देख रहे हैं कि कंपनियां आ रही हैं अपने आईपीओ लेकर और सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं और लिस्टिंग भी अच्छी हो रही है। आज हमने विष्णु प्रकाश आर पंगलिया वीपी आरपीएल 60% के प्रीमियम पर इसको लिस्ट होते देखा और लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा गुंजाइश बन रहा है। अगर किसी को नया निवेश करना हो, अगर किसी को देख के लग रहा हो कि क्या कंपनी में भविष्य है, तो उसको थोड़ा क्वेश्चन मिल रहा है। वहां से 10% ये शेयर नीचे आकर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 46% अभी भी ये ऊपर है 165 पर ये लिस्टिंग के बाद। लेकिन अब चलिए 10 मिनट के आसपास समय रह गया और आपके लिए बीटीएसटी ट्रेड समझ लेते हैं कल के सत्र के लिए। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या है आपकी तरफ से, कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? अभिषेक जी, इंडिया मार्ट पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में आते हुए दिखा। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट आज के सेशन में किया है। डेटा भी देखें, डेरिवेटिव डेटा तो आज पॉजिटिव है। हमें लग रहा है इंडिया मार्ट में मोमेंटम यहाँ पे कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। 3300 3350 तक के अपसाइड हमें लगता है कि इसमें बहुत जल्द आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 3165 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो केमिकल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है थिरुमलाई केमिकल को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। यहाँ पे वीकली मंथली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। आज के सेशन में देखें तो लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी और डे हाई की तरफ स्टॉक बंद होते हुए दिख रहा है। थिरुमलाई केमिकल में हमें लग रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 255 260 की तरफ आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस होगा करीब 236 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है बैंकिंग स्पेस से, और अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पिछले 15-20 मिनट में आते हुए दिखा है और डे हाई की तरफ स्टॉक अप ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में करेक्शन कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को वापस से रिगेन कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप टारगेट होना चाहिए करीब 990 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 955 का। प्लेयर्स हैं जिस ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, दिस इज इंटरेस्टिंग कॉल, क्योंकि अभी तक जो प्रेशर ड्रैग कर रहे थे वो प्राइवेट बैंक्स ही कर रहे थे। अगर बैंक्स सपोर्ट मिलेगा इन हेवी वेट्स का तो ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी के लिए भी रिस्पाइट होगा, और आप देखें भी तो थोड़ी रिकवरी भी आपको बैंकिंग स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन एट द सेम टाइम कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स में भी मूव है। आईसीआईसीआई बैंक तो थोड़ा रिकवर हुआ है पीछे के कुछ मिनटों में। कोटक बैंक में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और साथ ही जो आज डिफेंसिव प्लेज हैं, एफएमसीजी बेट्स जैसे हैं, जो लार्ज कैप एफएमसीजी हैं, जो थोड़े से सबड्यूड हो गए थे, क्या वहां पर जो थोड़ी अभी मोमेंटम दिख रही है फ्रिजल आउट हो सकती है या फिर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड हो सकते हैं? एचयूएल जैसे काउंटर, टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स, आदित्य? देखिए, अभी पैटर्न इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहे, तो इसको अभी एज ऑफ नाउ अवॉइड कर सकते हैं। नेस्ले मुझे पसंद आ रहा है, उसको बाय किया जा सकता है। 22,000 पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 21,500 और टारगेट रहेगा 22,500 से 23,000। रिलायंस में भी एक अच्छी मूव तो आपको दिख रही है, बहुत बड़ी बढ़त नहीं है लेकिन आधे % की बढ़त रिलायंस जैसे हैवी वेट से, तो ऑफकोर्स एक साइकोलॉजिकली भी अच्छी होती है इंडेक्स के लिए भी। यहाँ 2425 का टारगेट के लेवल्स पर रिलायंस आपको दिख रहा है, और अगर इंडेक्स ऊपर की बात हो रही है तो रिलायंस को हैवी लिफ्टिंग करनी होगी। राजेश, रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है? क्या ये एक लॉन्ग ट्रेड है या फिर कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है? देखिए, प्राइस बिहेवियर देखें तो स्टॉक यहाँ पे स्टिल 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है। स्टॉक में एक करेक्टिव मूव के बाद ऑलमोस्ट 2400 के लेवल को यहाँ पे डिफेंड करते हुए दिख रहा है स्टॉक। सो 2400 तो हमें लगता है कि एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया बना हुआ है ऑलरेडी। अगर पुट कॉन्सेंट्रेशन में देखें तो मोस्ट ऑफ द पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन 2400 2360 स्ट्राइक पे ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये एक बेस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे प्राइस पॉइंट है अभी। एक छोटी रिस्क 2405
की ली जा सकती है यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। लेकिन हायर साइड पे हमें लग रहा है कि जो चैलेंजिंग लेवल है स्टॉक का वो है करीब 2450 के आसपास। वो लेवल एक बार अगर निकलता है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव आते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फर्दर और अपसाइड में 2480 2490 की तरफ लेके जा सकता है। बट अभी यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है तो 2405 जो कि एक इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसका ही स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड लिया। हमें लगता है कहीं ना कहीं रिलायंस का भी एक कंट्रीब्यूशन रहेगा निफ्टी को यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करने के लिए। आज के सेशन में तो आईटी स्टॉक्स ने जरूर एक अच्छी भूमिका निभाई है, लेकिन हमें लगता है विदाउट रिलायंस ये मोमेंटम यहाँ से फर्दर एक्सटेंड होने में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा मार्केट। ठीक है, देखते हैं आगे रिलायंस कैसे परफॉर्मेंस देता है। लेकिन एचडीएफसी को आज पूरी टक्कर दे रहा था आईटीसी। आज आईटीसी ने डैमेज को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, जो कि आज एचडीएफसी बैंक की तरफ से आता हुआ दिख रहा था। आपको ध्यान होगा एक शेयर हमने कुछ दिन पहले आपको नोटिस कराया था, डेट इज कॉल्ड टाटा केमिकल्स। खुल्लम खुल्ला बोला था कि इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। 1000 रुपए पे दिया था, आपको ये भी बताया था कि 990 का स्टॉप लॉस रखना, और हमने डंके की चोट पे सबके सामने बात रखी थी हमने सुबह के लिंक में। अब ये शेयर 1100 का हो गया। आप 7 डेज में इसकी परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं, 90 रुपए चला है। ये वहीं से ही चला है जिस जगह से इसका टिपिकली ब्रेकआउट था 1010। आदित्य, मेरे को सिर्फ इतना पता करना है, 7 दिन के अंदर 90 रुपए टाटा केमिकल जैसे शेयर से मिल जाए, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? अभी देखिए शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है कि ओवर एक्सटेंडेड है स्टॉक, तो एक बार इसमें करेक्शन 1-2% का आ सकता है अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है 1-2 दिन का, 1 हफ्ते का। बट अगर नजरिया 1-2 महीने का है तो स्टॉक में बिल्कुल बने रहे। उस हिसाब से 1103 में बाय करना चाहिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 1060 और टारगेट रहेगा 1150 से 1200। ठीक है, 1200 1200 रुपए के टारगेट के लिए टाटा केमिकल्स तैयार हो गया है, यानी कि हफ्ते भर में 10%, और यहां से भी अभी कम से कम आप 8 से 10% मान के चलिए कि आपको ये शेयर दिखा। और हमने देखा है कि केमिकल वाली कंपनियों में चौतरफा एक्शन दिखा है, उसमें टाटा केमिकल्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। लेकिन बाजार आज हैट्रिक लगाकर तेजी की 19,600 के आसपास क्लोजिंग देने जा रहा है निफ्टी, यानी कि 3 दिन में तकरीबन 300-325 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी में हो गई है। निफ्टी बैंक से आज उतना समर्थन नहीं मिला, क्योंकि जैसे डिम्पी बता रहे थे कि एचडीएफसी बैंक कमजोर है, और जब इतने बड़े वेटेज वाला जब बैंक कमजोर हो, 27% के आसपास की वेटेज है निफ्टी बैंक में, तो फिर निफ्टी बैंक का चलना मुश्किल हो जाता है। और ये चीज हम बार बार कहते हैं कि अब वेटेज बड़ा क्रूशियल हो गया है। आज निफ्टी को जो सपोर्ट मिला वो कहीं ना कहीं जो खपत वाला पूरा जो खेमा है वहां से सपोर्ट मिला। आप उठा के शेयर देख लीजिए, हॉस्पिटल, फार्मा, ऑटो, और इसके अलावा टिपिकल जो एफएमसीजी स्टॉक्स होते हैं वहां से आपको तेजी आज होती हुई दिखी है। अपोलो हॉस्पिटल ने आज लीड किया है 3-3.5% के आसपास की तेजी के साथ, ये क्लोज होने जा रहा है। कोल इंडिया में आज अच्छे मूव हमने देखे, 3% की तेजी पर यह शेयर बंद होने जा रहा है, और लगातार चौथे सत्र में देख रहे हैं कि यह शेयर चल रहा है 230 रुपए से चल के अब ये 255 रुपए पर इसका भाव आ गया है। इसके अलावा टाइटन, आईटीसी, नेस्ले, ये तमाम स्टॉक्स आज निफ्टी को स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे थे। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस, यहां पर भी हमने आज तेजी का हमने मूव दिखा। इंडेक्स का एक और हैवी वेट एल&टी 1% की बढ़िया तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग होने जा रही है, और इन्फोसिस की बात करें तो वहां पर भी 1% के आसपास की मूव हमने देखी है। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एक भी शेयर ऐसा नहीं रहा जहां पर 2% से ज्यादा की आपको कमजोरी दिखी। अल्ट्राटेक सबसे ज्यादा कमजोर रहा 1.5% के आसपास का। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई लाइफ, मारुति सुजुकी यहां पर 1 से 1.5% के आसपास की नरमी हमने देखी है। और अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें कि जहां पर कमजोरी थी तो एचडीएफसी बैंक का साथ दिया है, एक और बड़े बैंक ने एसबीआई ने, जहां पर हमने आधे % के आसपास की कमजोरी देखी। वायदा बाजार के अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो जुबिलेंट फूड, जिसको कि डिम्पी ने हाईलाइट किया था शेयर ये चल सकता है, आपके लिए मौके बन सकते हैं। और पूरे क्यूएसआर स्पेस में आज हमने बढ़िया तेजी देखी। जुबिलेंट फूड के अलावा देवयानी इंटरनेशनल में भी बढ़िया आज तेजी बनी है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल, यहां पर हमने देखा कि 5% के आसपास की तेजी। पेट्रोनेट, ग्लेनमार्क, अरविंदो फार्मा, यहां पर बढ़िया तेजी हमने बनते हुए आज के सत्र में हमने देखी है। लेकिन असली जो बड़ा जो मूव आ रहा है वो आ रहा है छोटे मझोले जो शेयर हैं, जो स्मॉल कैप के स्टार हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल रही है। और कुछ स्टॉक्स आज 20% चले हैं, उनका नाम आपको मैं बता देता हूं। वहां हमने देखा कि 3i इन्फोटेक, ये शेयर 20% के अपर सर्किट पर ये बंद हुआ। एमएमटीसी इसमें सर्किट लगा। डिश टीवी में आज हमने सर्किट देखा। इसके अलावा एसटीसी
यहां पर भी हमने अच्छी तेजी आज के सत्र में देखी है। फेडरल मोगल और रेमंड, प्रेसिजन कैम शाफ्ट, सेंट्रम कैपिटल, गुजरात मिनरल्स, जीएमडीसी, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पे 10% के आसपास की तेजी आज के सत्र में हमने देखी। तो 3 दिन की तेजी हो गई है। निफ्टी 325 अंक चल चुका है और 19,550 जो कहा जा रहा था कि ये कहने की रेजिस्टेंस वाला एक स्तर है निफ्टी के लिए, कहने की उसको पार करता हुआ दिख रहा है। कंफर्मेशन तब आएगा जब 19,600 को भी निफ्टी पार कर लेगा। उम्मीद करके चलेंगे कि अगर सब कुछ ठीक रहा। हालांकि ग्लोबल क्यूज अभी सही नहीं लग रहे हैं क्योंकि डाउ फ्यूचर हमने कमजोरी देखी। यूरोप के जो बाजार खुले थोड़े से कमजोर खुले, अगर वहां से तस्वीर थोड़ी सी बेहतर होती है तो शायद कल हम 19,600 के भी दर्शन करेंगे। फिलहाल चलिए शो को यहां पर समाप्त करेंगे। राजेश जी, शाइना जी, आदित्य, आप तीनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम जो स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज थे उनका जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे प्रियंका और डिम्पी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ET न्यूज़ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद मनीष लेकर आएंगे आपके लिए कल की तैयारी।